मुबारक हो भाई। चैप्टर 1 हो गया। नाम क्या है? फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शन और लिमिट के बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक चीज़ इसमें सबसे अहम आ जाती है, इंटरवल। इंटरवल दो किस्म के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। अब ओपन इंटरवल क्या भला है, क्लोज्ड इंटरवल क्या भला है? इंटरवल का मतलब है कि दो एलिमेंट्स के दरमियान की चीज़ें, दो एलिमेंट्स के दरमियान की चीज़ें, दरमियान के एलिमेंट्स या दरमियान की चीज़ें। अब ओपन इंटरवल कैसे लिखूँगा? राउंड ब्रैकेट के अंदर। क्लोज्ड इंटरवल लिखूँगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब मैं बता रहा हूँ ए और बी एलिमेंट्स हैं, उनके दरमियान ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ए और बी के दरमियान बहुत सारे एलिमेंट्स आए हुए हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ओपन इंटरवल के हैं तो मैं लिखूँगा ए कॉमा बी। यहाँ राउंड ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन इंटरवल को और स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज इंटरवल को। यहाँ भी मैं बता रहा हूँ ए और बी के दरमियान बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि सर ये जो ए और बी के दरमियान तमाम एलिमेंट हैं, इस ब्रैकेट के अंदर इसमें ए और बी शामिल नहीं है। इसमें ओपन इंटरवल में ए एंड बी इंक्लूडेड नहीं होता, एक्सक्लूडेड होता है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट में है उनमें ए और बी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। ए और बी के दरमियान के तमाम एलिमेंट्स जिसमें ए और बी भी शामिल हो, और यहाँ ए और बी के दरमियान के तमाम एलिमेंट जिसमें ए और बी शामिल ना हो। ये है बाउंड्रीज। जिसमें बाउंड्री शामिल नहीं है वो ओपन इंटरवल है, जिसमें बाउंड्रीज भी शामिल है वो क्लोज्ड इंटरवल है। ये याद रखना है। अब इसकी एग्जांपल ले लो। ये पहले लिख देता हूँ मैं, एक्सक्लूडिंग ए बी, ए एंड बी, और यहाँ क्या है, इंक्लूडिंग ए एंड बी, ठीक है। अच्छा, इसकी मिसाल मैं तुम्हें ऐसे समझाऊँ, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ भी, यहाँ कहीं मैं तुम्हें बता दिया ये ए है ये बी है, यहाँ भी बता दिया ये ए है ये बी है, ठीक है। अब क्या लिख रहा हूँ इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो समझना। ए से लेके एक्स तक, फिर एक्स से लेके बी तक हम आए, जिसमें ए और बी के दरमियान की सारी टर्म्स आई हैं। कहीं लेस देन इक्वल्स टू नहीं लिखा हुआ, यहाँ भी कहीं लेस देन इक्वल्स टू नहीं लिखा हुआ, यानी कि बी शामिल नहीं है और ए भी शामिल नहीं है। इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे लाइन के ऊपर? इनको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, ए का डॉट, बी का डॉट और इन पे सर्कल। अगर डॉट सर्कल आ जाएं मतलब ये ओपन इंटरवल के एक्सक्लूसिव वाले पॉइंट्स हैं, जो एक्सक्लूडेड है, इंक्लूड नहीं है। इसी तरह अब ज़रा इसको समझो क्लोज इंटरवल को। ये सारी थ्योरी है, थ्योरी रटनी है, याद करनी है। इसी तरीके से ओपन इंटरवल बता दिया थोड़ी देर पहले कि भाई इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये होती है, इसको लिखने का तरीका ये होता है। क्लोज इंटरवल की मैथमेटिकल फॉर्म कोई लिखवा सकता है? ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी आ जाएगा। बात वही हो रही है, ए से बी के दरमियान में ही जा रहे हैं, लेकिन इस बार ए और बी शामिल हैं। यहाँ शामिल नहीं थे, यहाँ कहीं इक्वल्स टू नहीं दिख रहा था, ठीक है। जब शामिल नहीं थे तो हमने डॉट लगा के सर्कल बना दिए ऊपर, यानी कि ये शामिल नहीं है। और अगर शामिल हो जाए तो हम सिर्फ डॉट लगा देंगे, ये शामिल है। ये क्लोज इंटरवल लिखने का तरीका आ गया, ओपन इंटरवल लिखने का तरीका आ गया। ओपन इंटरवल में ए और बी बाउंड्रीज शामिल नहीं होती हैं, और क्लोज इंटरवल में ए बी बाउंड्रीज समेत सारे एलिमेंट्स शामिल होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तमाम चीज़ें? चलो भाई अब ज़रा एक बात कर लेते हैं छोटी सी बाइनरी रिलेशन के ऊपर। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? आज तक की तमाम इक्वेशनें जो तुम पढ़ के आए हो तमाम बाइनरी रिलेशंस में है। जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब मैंने लिख दिया, ये एक बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन, अब इसमें होता क्या है,
हर बाइनरी रिलेशन के अंदर दो ख़ानदान होते हैं, एक एक्स होता है एक वाई होता है, ठीक है। ये वाई की फैमिली है, ये एक्स की फैमिली है पूरी। अब एक्स को क्या कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, अब हम ज़रा उनके नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है, कि वाई डिपेंड करेगा और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, एक्स किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। अब तुम्हें एक प्रैक्टिकल चीज़ याद दे रहा हूँ, तुमने फर्स्ट ईयर में, बल्कि अभी भी सेकेंड ईयर में पेपर दिए, तो जिन बच्चों ने कुछ टाइम कॉलेज जाके प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस की, या कुछ बच्चों ने जो सेंटरों में प्रैक्टिकल वगैरह की प्रैक्टिस की, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की, वहाँ तुमने देखा होगा अक्सर ग्राफ आते थे, ग्राफ के अंदर टाइम चलता था, रेजोनेंस वाला, ठीक है, जिसमें एक वो ट्यूनिंग फॉर्क होता था, उसको ठंग करके मारते थे, उसके बाद वाइब्रेट होता था, सही है ना। हाँ, तो और एक और प्रैक्टिकल तुम्हें याद दे रहा हूँ, वो पेंडुलम वाला, सही है, पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना होता था, ठीक है। उसके अंदर क्या था, जो ग्राफ बन रहा है तुम्हारे पास, उस ग्राफ में एक्स पे हमेशा टाइम लिया जाता था, टाइम कभी वाई पे नहीं लिया। ये काम सारे तुम लोग करके आए हुए हो कि तुमने हमेशा टाइम को एक्स पे लिया है। वजह क्या है, एक्स इंडिपेंडेंट चलता है, टाइम इंडिपेंडेंट चलता है, ठीक है। ये कभी डिपेंड नहीं करेगा कि 4 स्विंग लेगा तो 4 सेकंड होंगे, 4 सेकंड होंगे तो 4 स्विंग लेगा, ठीक है। ये अगर टाइम चलेगा तो उसका स्विंग चलेगा पेंडुलम का, पेंडुलम के स्विंग से आपका टाइम फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपका टाइम अगर चलेगा उसके हिसाब से उसके स्विंग है कि हाँ 10 सेकंड में 10 स्विंग ले रहा है, ये 5 सेकंड में 5 स्विंग ले रहा है, 5 स्विंग होने के बाद 5 सेकंड हो रहे हैं, ये नहीं है। टाइम कभी भी डिपेंड नहीं कर रहा होगा। ये चीज़ से मैंने समझा दी छोटी सी टाइम के ऊपर। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोलते हैं इसको, सिंपल सिंपल। इसके और क्या नाम है, इनके बहुत सारे नाम है, वाई के 3-4 नाम है, एक्स के 3-4 नाम है, सारे नाम लिखवा रहा हूँ। वाई को और क्या बोलते हैं, रेंज, और रेंज, और एक्स को और क्या बोलते हैं, डोमेन, डोमेन रेंज, ठीक है। अब वाई को रेंज बोलते हैं, वाई को एक और भी नाम है, डोमेन से रिलेटेड नाम है उसका, को डोमेन। अगर आपको रेंज अच्छा नहीं लग रहा, आप वाई को को डोमेन भी कह सकते हो, ठीक है, ये भी इसी का ही नाम है। अच्छा, एक और नाम होता है, और अभी लिखूंगा, और यहाँ भी, और यहाँ एक्स पे एक नाम लिखने जा रहा हूँ, वाई पे एक नाम लिखने जा रहा हूँ। एक्स पे लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट, तो वाई क्या होगा, एक्सपेक्टेड था कि बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट बोलेंगे, बोल रहे हैं, ठीक है। सुबह वाले क्लास में किसी ने इमेज नहीं बोला, लेकिन यहाँ से एक आवाज़ आ गई, ठीक है। अब या तो ये बच्चा पहले से पढ़ के आया ये टॉपिक, सही है, या फिर भाई इसने डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट फिजिक्स वाला पिक किया होगा, लेंसेज वाला, कि ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, वो एक्स है, वो इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट जहाँ रखा होगा इमेज उसके हिसाब से बनेगी। हाँ सॉरी भाई। अच्छा, अब जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, वो आप कहीं भी रखोगे उसके हिसाब से इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट और क्या है, इनपुट है, इनपुट दोगे तभी तो इमेज आएगी, आउटपुट, सही है। इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं इनको, एक्स इनपुट है तो वाई आउटपुट आएगा, ठीक है। और क्या, ये ऑब्जेक्ट है तो वाई इमेज आएगा। अब ये थोड़ी है कि इमेज तुम्हारी बन रही है 4 मीटर पे, उस हिसाब से तुम ऑब्जेक्ट को सेट करोगे तो चीटिंग हो जाएगी, प्रैक्टिकल के रूल्स के खिलाफ है, ठीक है। प्रैक्टिकल में बहुत सारे बच्चे करना चाह रहे थे कि सर पहले इमेज हमारे पास आ जाए, भाई इमेज तब तक नहीं आएगी जब तक ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं होगा, इमेज तो आएगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो एक्स से वाई की तरफ जाते हैं, हमेशा इनपुट से आउटपुट लेते हैं। कभी अगर कोई सवाल देके उल्टी चीज़ पूछवा ले तो बता देंगे भाई, ठीक है, हाँ भाई ये आंसर बन रहा है। अब ये तो हो गया बाइनरी रिलेशन, ठीक है। बाइनरी रिलेशन को आप टेबुलर फॉर्म में, बल्कि सेट की फॉर्म में ज़रा लिखना सिखा देता हूँ तुम्हें, कि भाई सेट इसके अगर बनाना चाहे कोई तो कैसे बनेंगे।
मुझे ज़रा पहले तो मैं सेट की थोड़ी सी तुम्हारी नो हाउ वापस से बहाल करूं। एक मेंबर 28 327 -5 -125 कॉमा डॉट डॉट डॉट। एक सॉल्यूशन सेट के अंदर बहुत सारे जो है ना ये मैंने ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं। अब ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं मेंबर्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन के मेंबर्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है, जितने भी होंगे। अब एक मिसाल ले लो ज़रा, उसको हम थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, भूलते हैं। मैं सेट ए दे रहा हूँ तुम्हें 3,4, सेट बी दे रहा हूँ मैं तुम्हें x, y, ठीक है। अभी रेंज और डोमेन के चक्कर में नहीं फंसना, अभी सिर्फ ये समझना कि ए और बी तुम्हारे पास हैं और तुम्हें सेट में ए क्रॉस बी मालूम करना, मल्टीप्लाई। क्या आता था रिजल्ट? 3x 3y 4x और 4y, यही चार आते थे या कोई पांचवा भी आता था? यही चार थे, ठीक है। अब इनमें एक चीज़ नोट करी तुमने, 3 3 4 4, ये कहाँ लिखा हुआ है? पहली प्लेस पे। पहली प्लेस को हम क्या नाम देते हैं? x। जो x और y हैं ये कहाँ लिखे हैं? मैं बाद वाली प्लेस इस पे, बाद वाली प्लेस को हम y नाम देते हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि यहाँ b के मेंबर ही x y लिखे हुए हैं। अगर a b होते तो ज़्यादा इजीली तुम्हें समझ में आया था, लेकिन मैं x y से करा देता हूँ पहले। तो जो पहले मेंबर लिखे हुए हैं वो हैं x के मेंबर। x के मेंबर को क्या बोलते हैं? डोमेन के रेंज, डोमेन। और जो x और y होंगे वो रेंज होंगे। यहाँ अगर डोमेन और रेंज बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? इट इज़ ऑल्सो अ बाइनरी रिलेशन वेयर 3,4 आर डोमेन एंड x, y क्या होंगे? आर रेंजेस या रेंज, ठीक है। x y बाद वाली पोजीशन पे लिखे गए, सब जगह देख लो, यहाँ भी x बाद में, यहाँ y बाद में, यहाँ x बाद में, यहाँ y बाद में। तो जो बाद में लिखे जा रहे हैं y की प्लेस पे वो सारी रेंजेस हैं, और जो पहले लिखे जा रहे हैं 3 और 4 वो डोमेन है। अभी तक मैंने फंक्शन है या नहीं है नहीं सिखाया, सही है, जो कि आज का क्लास वर्क करना है एक लाइन का। अभी तक तुमने वो चीज़ सीखी नहीं है तो सिखाएंगे थोड़ा रुक के। ये बेटा थ्योरी का अंबार है इसके अंदर, ये चैप्टर 1 फुल ऑफ थ्योरी, फुल ऑफ MCQs। अब सारी चीज़ें समझनी है। एक बाइनरी रिलेशन लिखने की एक फॉर्मेट तो ये है कि हम सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिख दें। एक और फॉर्मेट भी है, अगर हमें इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया जाए फंक्शन और बोले कि भाई अब इसके बाइनरी रिलेशन लिख दो, तो कैसे लिखोगे? अगर तुम्हें इक्वेशन दे दी जाए 2x + 1 और दूसरी में लिख लेता हूँ x³ - 1। पहली वाली के साथ कंडीशन दी हुई है इसने कि भाई x > 0 है, दूसरी की कंडीशन ये दे रहा है x > 0, ठीक है। अगर कहीं ये फॉर्मेट लिखी हुई है, यहाँ मैंने देख लिया ना y = दिस, मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा, मैंने y को चुपचाप जाके ये बता दिया कि भाई y f(x) के बराबर होता है। f(x) मतलब फंक्शन ऑफ x। y को हमने नाम दे दिया कि भाई y तुम बड़े हो गए हो, तुम फंक्शन ऑफ x बन गए हो, तो भाई y बड़ा खुश हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को, ऊपर वाली चीज़ को हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं? f(x) = 2x + 1 x³ - 1। पहली वाली की कंडीशन पहली के साथ लिख दी, दूसरी की कंडीशन दूसरे के साथ लिख दी। बच्चा चिल्ला रहा है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है कि सर ब्रैकेट तो बंद कर दें। बेटा ब्रैकेट नहीं है ये समझा रहा हूँ ये क्या है। तुम्हारे पास यहाँ पे 2 मिसालें दी हैं 2 इक्वेशंस की, तुम्हारे पास 10 इक्वेशन आ जाए। ये लो अपनी मर्ज़ी से 3x² - 2, ये लो, फिर चौथी आ जाए 2x³ - 4, पाँचवीं आ जाए। जितनी आएंगी बढ़ाते रहूँगा, साथ में उनकी कंडीशन लिखता जाऊँगा आगे, ठीक है। तो ये सिर्फ उनके एलिमेंट्स लिखे जा रहे हैं। आपको सवाल ऐसे ही गिवन हो सकता है जैसे ये 2 थी, ठीक है। फंक्शन ऑफ x की ज़बान में आएगा और इस तरीके से लिखा जाएगा। अब बच्चे का सवाल ये आता है कि सर ठीक है, हमें समझ में आ गया कि ये ब्रैकेट बंद नहीं होता कभी, ये जैसे गिवन है हम वैसे ही चलाएंगे। गिवन भी इसी तरीके से ही आएगा ओपन।
ठीक है, और कंडीशन साथ में कुछ ना कुछ लिखी होगी, इसकी कोई कंडीशन होगी, इसकी कोई कंडीशन होगी, कोई ना कोई कंडीशन देगा। क्या, अच्छा बच्चे का सवाल, क्या हमेशा फंक्शन एफ में लिखा जाएगा? कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं एफ अच्छा नहीं लग रहा, जी लिख दो भाई, जी ऑफ एक्स बना लो, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, नाम में कोई इशू नहीं है इनके अंदर, ठीक है। अब मैं ज़रा थोड़ी सी चेंजिंग वापस करूं कि एक न्यू एग्जांपल उठाते हैं। कहीं लिखा है वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। इस बार मैं एफ एक्स में नहीं जाना चाह रहा, मैंने वाई को बोला भाई तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा नाम हो गया आज से जी एक्स, ठीक है। वाई को मैंने एफ एक्स के बजाय जी एक्स नाम दे दिया, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जी एक्स और एक्स क्यूब बराबर हैं, वाई जी एक्स के बराबर हो गया था, यहाँ बता दो वाई को हमने जी एक्स के बराबर कर दिया। अच्छा, ये एक तरीका आ गया तुम्हें लिखने का। क्या हमेशा फंक्शन एक्स की ज़बान में ही चलेगा? जो इनपुट है वो हमेशा एक्स रहेगा? कोई ज़रूरी नहीं है, चेंज हो सकता है, चेंज करके देखते हैं। पहले लिखते थे हम एफ ऑफ एक्स, इस बार मैं लिख रहा हूँ एच ऑफ टी, यानी कि अब जो तुम्हारी पूरा फंक्शन चलेगा उसमें टी लाजमी इनपुट शामिल होगा जगह जगह। क्या इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर टी क्यूब प्लस ए क्यूब टी स्क्वायर। क्या यहाँ टी आ गया? क्या यहाँ टी आ गया? हाँ सर। तो जैसे एफ एक्स चलता था उसमें एक्स आ रहा होता था कहीं ना कहीं, इस तरह एच टी में टी आ रहा होगा कहीं ना कहीं। ये फंक्शन किसका है? टी का फंक्शन है जिसका हमने नाम दिया हुआ है एच, ठीक है। ये एक्स का फंक्शन था जिसका हमने नाम दिया हुआ था जी। इसी तरह ये भी एक्स का फंक्शन था जिसका हमने नाम दिया हुआ था एफ, ठीक है। तो ये नाम है, ये इनके नोमेनक्लेचर हैं, इनके ऊपर टेंशन नहीं लेनी। नोमेनक्लेचर से मुझे याद आ जाती है अक्सर वो केमिस्ट्री तुम लोगों की कि IUPAC नेम्स तुम लोगों को याद करने में बड़ा परेशानी हो रही होगी। तो लेकिन बहरहाल बेटा वन टाइम याद कर लो। और NAD में या किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ केमिकल से रिलेटेड फील्ड्स हैं, अगर उनमें दाखिला ले लेते हो, IUPAC बड़े काम की चीज़ है ये ख़ास तौर पे। बल्कि NAD के हर सेमेस्टर में केमिस्ट्री तो लाजमी है, पहले सेमेस्टर में केमिस्ट्री है, पहले में नहीं तो दूसरे में आ जाएगी, ये ऑप्शनल बन गया। केमिस्ट्री के अंदर IUPAC नेमिंग लाजमी है। बेंजीन, बच्चा यहाँ ऐसे ही से मुँह चढ़ा रहा होता है कि हाँ मैं तो नहीं पढ़ रहा, तुम क्लोज चेन हो तो क्या हुआ है, कुछ भी कर लोगे। टोलिन आएगा, बेंजीन के अब्बू, ठीक है, हाँ टोलिन आ जाएगा अभी आगे थोड़े दिनों में। हाँ हुई है NAD में, सही है। तो ये चीज़ें, ये क्लोज चेन कंपाउंड, ये बड़े अहम चीज़ें हैं भाई केमिस्ट्री को। जो बच्चा टाइम नहीं दे रहा वो टाइम दो। कोई कुछ कह रहा है क्या? अच्छा चलिए, अच्छा यहाँ तक बात अधूरी रह गई थी थोड़ी सी। एक बच्चे ने सवाल उठा दिया, सर HOT आपने नाम दे दिए तो और भी कोई फंक्शन की मिसाल दें। मैं बोला ठीक है भाई ले लो। हमने एक मिसाल दे दी बच्चे को, यही वाली एग्जांपल इस्तेमाल करते हुए एक मिसाल देना चाहता हूँ। एस ऑफ ए, यही एलिमेंट लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर टी क्यूब प्लस ए क्यूब टी स्क्वायर। इस बार क्या हुआ? इस बार मैंने फंक्शन किसका बना दिया? ए का। इस बार इनपुट क्या हो गया? ए। लेकिन ए पहले लिखा हुआ है, टी बाद में लिखा हुआ है। सब जगह हमने जो फंक्शन था वो बाद में लिखा था, यानी कि जिसका फंक्शन बन रहा था इनपुट हमने बाद में लिखा था। बेटा बाद में लिखो या पहले लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनपुट का शामिल होना ज़रूरी है, इनपुट शो करना है लाजमी, ठीक है। अब आप भले पहले दिखाओ भले बाद में दिखाओ, कोई मसला नहीं है। आप टी क्यूब ए स्क्वायर लिख लो वो भी सही है, यही चीज़ है। और ए स्क्वायर टी क्यूब लिख लो वो भी यही है, सेम चीज़ है, ठीक है। मैंने इस बार फंक्शन का नाम बदल दिया था बस। अब ये नेम चेंजिंग है ना, इससे नोमेनक्लेचर याद आता है, नोमेनक्लेचर से फिर मुझे और सारी चीज़ें याद आने लग जाती हैं। हाँ, तुम लोग के वो कौन कौन से सेल्स थे वो जिसमें ब्राइन सॉल्यूशन मिलता था, फिर डिस्टिलेशन होती थी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। हाँ, बहुत सारे फ्लूइड बनते थे। ये बाकायदा हमने अपनी फील्ड्स में प्रैक्टिकली देखा है। ये पूरा यूनिट होता है, 1-1.5 कमरे का, 2 कमरे का, एक बिल्डिंग नुमा एक यूनिट होता है पूरा। इसके अंदर स्टेजेस बनी हुई होती हैं जगह जगह कि भाई जो इस स्टेज पे आ रहा है वो ये कंपाउंड है। ग्राउंड की तरफ ज़्यादातर वो मिलता है क्रूड, यानी कि ज़मीन से जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की है ना मैंने, तो जब तेल निकलता है वो तेल नहीं होता भाई, वो कीचड़ होती है।
सच बता रहा हूँ, वो कीचड़ होती है, क्रूड होता है वो। उस कीचड़ को जब रिफाइनरी में बेचते हैं तब उसके दर्जात बुलंद होने शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, उसमें से सारा कचरा निकाल दिया, रिफाइन किया तो केरोसिन बना। केरोसिन को मज़ीद रिफाइन किया तो उसमें से स्पिरिट आ गई। स्पिरिट को मज़ीद रिफाइन किया तो फिर वो बन जाती है ज़रा सी वो विस्की टाइप। सही है, नहीं स्पिरिट को रिफाइन करने पे बनती है कोई अच्छी वाली शराब बनती है। हाँ नहीं सच में शराब भी इसी में से आती है। ये भाई मिथेनॉल क्या है? मिथेनॉल, एक मिनट, मिथेनॉल है। मिथेनॉल डलता है, फ्यूल है बहुत हाई फाई किस्म का, रेसिंग कार्स में डलता है। सही है, और मिथेनॉल एज अ शराब भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अक्सर तुमने सुने होंगे वाक़यात गांव देहातों के कि देसी शराब पीने से इतने बंदे मर गए। ठीक है, वो देसी शराब क्या है? कुछ नहीं मिलता, वो लोग अंगूर को बिल्कुल जो है ना अंगूर का शीरा बना के उससे शराब बना लेते हैं। अंगूर जो है ग्रेप्स, उससे शराब बनती है, कच्ची शराब कहलाती है। मोलेसिस पढ़ा होगा तुमने। मोलेसिस प्रोसेस क्या होता है भाई? आप जो है शुगर कैन, ये सब तुम्हारी केमिस्ट्री बता रहा हूँ सेकेंड ईयर की, पढ़ा गया तुम लोगों ने। चलो चलो चलो, जब मोलेसिस तक आओ, मोलेसिस में तुम्हारे टीचर तुम्हें पढ़ाएंगे कि भाई शुगर कैन लो, शुगर कैन का जो है शीरा निकाल लो। ठीक है, मोलेसिस को गर्म करते जाओ, उसमें से उसकी जो है ना उसके अंदर यीस्ट मिलाते हैं ये लोग। ठीक है, यीस्ट मिला के थोड़े दिन छोड़ दो, वो तुम्हारी शराब बन जाएगी। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें तुम लोग सीखोगे अभी केमिस्ट्री के अंदर। तो सॉरी भाई, मैं ज़रा इधर उधर निकल गया था, सॉरी भाई। चलो पहले सवाल पे आ जाओ। एग्जाम्पल ऑफ वर्बल रिलेशन। अब वर्बल रिलेशन की एक मिसाल दे रहा हूँ। लेट जी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। वर्बल रिलेशन मतलब बाइनरी रिलेशन तो वो था ना जो हम लिख के करते थे। वर्बल रिलेशन ओरली जो भी बातचीत हो रही है हमारी, जिसमें हमारे सामने कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आसमान पे तारे, अभी तो नहीं है ना, दिन हो रहा है, कहाँ से लाऊंगा? ठीक है, हाँ तो रात होगी तो वो बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, लेट जी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी, एच एक्स जो भी एक्स के साथ आ जाए उसे वाई पढ़ते हैं। ठीक है, वाई रिप्रेजेंट देयर फादर नेम। ठीक है, यहाँ एच एक्स का मतलब है इसके साथ वो सलूक करना जो वाई के साथ होता था। ये वाई है तो फिर जो एक्स होगा हमारे पास वो एक्स है, एक्स को डील करते हैं अभी। ज़रा इस सवाल को समझो। एक सेट है स्टूडेंट्स का, एक सेट है स्टूडेंट्स के अब्बाओं का। ठीक है, फादर्स का। तो मैंने एक सेट लिख दिया। पहले सेट के एलिमेंट अभी लिख लेंगे 1, 2 और 3। ठीक है, 3 एलिमेंट, बल्कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पहले मैं तुम्हें क्या समझाना चाहूँ। एक क्लास है, क्लास में एक बच्चा है नाइल, दूसरा बच्चा है जफ़र, तीसरी बच्ची है सोफिया। ठीक है, अब इनके फादर्स के नेम लिखने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, सफदर, अख्तर, इरफान। ठीक है, अब जफ़र जो है, जफ़र के वालिद हैं सफदर साहब, नाइल के जो वालिद हैं वो हैं अख्तर साहब, और सोफिया के जो वालिद हैं वो हैं इरफान साहब। ठीक है, अब ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने क्यों ये डायग्राम बनाई, इसमें मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। ये जो लिखे हैं ना स्टूडेंट के नाम, ये क्या है? ये कहलाते हैं डोमेन एक्स। ठीक है, इस पर फंक्शन अप्लाई कर दिया हमने एच वाला, एच का फंक्शन अप्लाई किया एच ऑफ एक्स। इस पर जब हमने फंक्शन अप्लाई किया एच का तो रिजल्ट में क्या बना? रेंज बन गई। रेंज को कहते हैं वाई नहीं लिखूंगा यहाँ पे, एच एक्स लिखूंगा। ठीक है, कोई बच्चा ऐसे वाई पढ़ता है, वाई भी लिख सकते हैं। हाँ बोलो। सर ये G is an element of X लिखा हुआ है, ये जरूरी है? जैसे पास वाले क्वेश्चन में वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी लिखा हुआ है, यानी कि एक्स के तमाम एलिमेंट जो भी होंगे वो सेट जी के ही अंदर होंगे। तो हम H of G भी तो कर सकते हैं। एच ऑफ जी करना चाहो कर लो भाई। क्या यहाँ पे एच ऑफ एक्स है बेटा, ये सारे एलिमेंट। डोमेन अगर तुमने एक्स में चलाई है और रेंज तुमने एच एक्स में लिखी है, एच एक्स गिवन था। ठीक है, तो जो गिवन है, गिवन को कभी छेड़ना नहीं है।
लेकिन हाँ कहीं अगर गिवन नहीं हो, तुम्हारी मर्जी है सेट बनाने हो, तो तुम उस पर एच ऑफ जी करके देना चाहो ना दे सकते हो, लेकिन वहाँ क्या होगा फिर सारे एलिमेंट्स के जो इनपुट हैं वो जी हो जाएंगे, ठीक है। तो वो बहुत 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 फ्यूचर में आने वाली क्लासेस हैं, अभी फौरी तौर पर नहीं आएंगी, फिलहाल ये समझ लो। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें इनपुट क्या आउटपुट क्या है? जो बच्चे हैं वो इनपुट है, जो बच्चों के अब्बा हैं वो आउटपुट हैं, ठीक है। अब जो बच्चों के नाम है वो इनपुट है, जो बच्चों के अब्बाओं के नाम है वो आउटपुट है। अब ज़रा सुनना बेटा, मैं वो प्रोसीजर पर नहीं पढ़ रहा ना यार, मैं नाम की बात कर रहा हूँ। मैंने अटेंडेंस ली, ठीक है, मैंने क्लास में नाम लिया नाइल। अब नाइल के जो अब्बा उठेंगे ना वो ये सारे नहीं उठेंगे, वो सिर्फ ये आ जाएंगे, अख्तर साहब आ जाएंगे, भाई मैं हूँ, भाई मैं हूँ, ठीक है। ये बता रहा हूँ कि जैसे ही इनपुट पता लगा तो आउटपुट में से एक आ गया कि भाई मैं हूँ। यहाँ से इनपुट पता लगा जफ़र, तो ये आ गया फ़ौरन भाई मैं हूँ। ये यहाँ पता लगा इनपुट कि भाई नाम आ गया इनका सोफिया, तो इरफान साहब आ गए। हाँ भाई बताओ क्या हुआ? हमने बोला कोई बात नहीं, टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आए थे इसलिए बुला लिया था, याद थोड़ी आ रहे थे आप। बहरहाल यहाँ तक कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी तुम लोगों को कि सर क्या ये डायग्राम, ये अंडे बनाने ज़रूरी हैं? भाई तुम्हारी मर्ज़ी है, सही है। आगे आज जो क्लास चलने वाली है इसमें ये चीज़ मैं क्यों लिखवाई है, अब उसे लिखना सिखा रहा हूँ। पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। पहला सॉल्यूशन सेट का मेंबर बनवाओ ज़रा, नाइल अख्तर, नाइल कॉमा अख्तर, ठीक है। दूसरा मेंबर लिखवाओ, पहले एक्स आया तो वाई का नाम आया, पहले एक्स का नाम फिर वाई का नाम, ठीक है। ये है तरीका लिखने का कि हम लिखेंगे कैसे इसको। हमने रिप्रेजेंटेशन तो सीख ली आज, अब ज़रा चलो आज की क्लास मज़ीद जाने वाली है तकरीबन 15 मिनट, लेकिन क्लास वर्क बहुत छोटा है, उससे घबराने तो है ही नहीं। चलो भाई, इस बार इसने क्या दे दिया, ओपन क्लोज, कौन सा इंटरवल है, कैसे पता? सर स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट देख के बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। भाई सबसे पहले ज़रा सवाल पढ़ लो एक बार और बिल्कुल खामोश रहना, आप थोड़ी सी क्लास क्रिटिकल हो रही है। इफ फंक्शन, फंक्शन के आगे इसने लिखे हैं कॉलन, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये फंक्शन है। फंक्शन इसने बता दिया क्लोज के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे दिया। ओपन ब्रैकेट में देता तो ओपन इंटरवल होता, ये क्लोज है, यानी कि -3 और 8 इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। ये बिलोंग्स टू कर रहे हैं किसको, रियल वैल्यूज़ को। इज गिवन बाय f(x) = 3x, जहाँ f(x) दिखे वहाँ उसको ट्रीट करना है 3x के तौर पे, ठीक है। f(x) कहते हैं y को, y = 3x, ये इसने इक्वेशन दे दी बंद अल्फाज में, रैपर में लपेट के बटर पेपर में कि भाई f(x) = 3x है, ठीक है। लिखा हुआ वो ये y = 3x। फाइंड क्या करना है, पहले x की जगह 4 रख लो, f(4) की वैल्यू निकाल दो, जहाँ x है वहाँ 4 रखेंगे, वैल्यू निकाल देंगे, आउटपुट कितना आ रहा है। फिर इनपुट में बोल रहा है 1/3 रख दो, इसका आउटपुट चेक कर लो, यहाँ से 3 × 1/3 वैसे ही पता लग गया 1 आ रहा है, ठीक है। फिर तीसरे में क्या बोल रहा है, इमेज 0 कर दो। इमेज 0 का मतलब भी यही होता है कि जो इनपुट है ना वो आप 0 कर दो, यहाँ से f(0) रखोगे तो 3 0 था 0 आ जाएगा। फिर इमेज 6, अब सारे मैं वर्बली थोड़ी कराऊंगा, कुछ कर भी लेते हैं भाई। चलो सॉल्यूशन, अच्छा सबसे पहले क्या है, -3 8r, ठीक है। फंक्शन कुछ दिया हुआ है f(x), हाँ सर दिया हुआ है 3x के बराबर। पहले सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ, f(4) मालूम करो, ठीक है। तो मैंने बता दिया सबसे पहले कि 4 बिलोंग्स टू -3, 8। पहले तो ये बताना है ना कि जो 4 एलिमेंट है मेरा वो -3 से 8 के दरमियान आ भी रहा है या नहीं, हाँ सर आ रहा है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है, लिख दिया हमने। अब आगे चलो, अब हमने लिखा यही f(4) मालूम करना है, f(4) = 3 × 4, वैल्यू निकाली हमने इसकी जल्दी से, f(4) की वैल्यू आ गई 12, इनपुट रखा क्या 4, आउटपुट कितना आया 12, 4 पे 12, एक्यूरेट आंसर है।
सिर्फ वैल्यू निकालने का पूछा था इसने, हमने वैल्यू निकाल के दे दी। F4 का आंसर 12 आएगा, ख़त्म बात। अगले सवाल पे चलो। f ऑफ 1/3 का आंसर निकालिए। पहले बताओ 1/3 इससे बिलोंग करता है या नहीं? -3 और 8 के दरमियान में आता है 1/3 या नहीं? आता है सर। इक्वल्स टू, अच्छा इक्वल्स टू तो नहीं है, यहाँ से आएगा 1/3 इक्वल्स टू 3 इंटू 1/3। f ऑफ 1/3 की वैल्यू कितनी आई? 1। ये आंसर भी आ गया। ओके ठीक है, अब ज़रा तीसरे पे चलो। तीसरा सवाल में क्या बोल रहा है? तीसरा f ऑफ, पहले लिख दूँ मैं इमेज ऑफ 0 पूछ लिया, मतलब f ऑफ 0 तो पूछ रहा है भाई। ठीक है, क्या 0 बिलोंग कर रहा है -3 और 8 के दरमियान? हाँ सर कर रहा है, -3 से 8 के दरमियान में आ जाता है 0। माइनस की वैल्यू जैसे ही ख़त्म होगी 0 आ जाएगा। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 इंटू 0। f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ गई। ये भी ठीक है आंसर। 3 आंसर निकाल दिया हमने। इमेज ऑफ 6 पूछ लिया, अगला निकालो ज़रा। f ऑफ 6 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्या 6 बिलोंग कर रहा है? हाँ, क्या 6 बिलोंग कर रहा है? कर रहा है जी सर। -3,8। f ऑफ 6 की तुमने वैल्यू निकाल ली, 3 इंटू 6, तो 3 6 18। f ऑफ 6 की वैल्यू आ गई 18। यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक हैं। अब इसने पूछा है कि कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ f एट -5। अब पहले मुझे बताओ f ऑफ -5 इसने पूछा, क्या -5 बिलोंग कर रहा है -3,8 को या नहीं? नहीं कर रहा भाई, -5 तो आ ही नहीं रहा। -3 से भी पहले की टर्म पूछ ली इसने, बिलोंग्स टू लिख के काट दिया, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये बिलोंग कर ही नहीं रहा, हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। आगे लिख दो नॉट पॉसिबल, यानी कि f ऑफ -5 पे लिखूँगा नॉट पॉसिबल। आंसर ख़त्म यहाँ तक। एक लास्ट पार्ट रह गया, डज देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x सच दैट f(x) इक्वल्स टू -1। इस बार क्या बोल दिया इसने? इस बार इसने f(x) का रिजल्ट दे दिया हमें -1, बोला आउटपुट ये है -1 है। अब बताओ इसका इनपुट क्या होगा? इस बार वर्किंग उल्टी चलानी पड़ जाएगी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इफ़ f ऑफ x इक्वल्स टू -1 है, इसका मतलब क्या हुआ? हमने ओरिजिनल फंक्शन को देखा जल्दी से। फंक्शन क्या था हमारा? f(x) इक्वल्स टू 3x। हम फंक्शन को बुला के ले आए, हमने बोला भाई आ जाओ इससे ज़रा बात कर लो। f(x) की वैल्यू कितनी थी? -1 इक्वल्स टू 3x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, x आ गया -1/3, बराबर में आंसर दे दो। x कितना आ गया? -1/3। चेक करो क्या आपका इनपुट क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है या नहीं? -1/3 इसके दरमियान आ रहा है या नहीं? आ रहा है सर, बिलोंग्स टू रियल। आंसर ये करना था। ठीक है, ये एक तरीका समझा दिया फंक्शन को ऑपरेट करने का, लिखने का। अब चलते हैं और मज़ीद आ गया 4:04। अब आ गए मज़ीद सवालात हमारे पास। कुछ डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन का अंबार है इस एक्सरसाइज में। इतनी ढेर सारी डेफिनेशन और एमसीक्यू बनते हैं इसमें से। एक डेफिनेशन मैं तुम्हें बताऊं, फंक्शन होता क्या भाई? अब बात करते हैं हम फंक्शन की। फंक्शन वो होता है जिसकी डोमेन यूनिक हो। ठीक है, a relation इज कॉल्ड फंक्शन, यानी कि fn भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, शॉर्ट की में fn। सही है, और रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन इफ इट हैज़ यूनिक डोमेन। डोमेन किसे कहते हैं? x की वैल्यू को, y की वैल्यू को। x की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, डोमेन यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब कुछ मिसालें मैं तुम्हारे सामने लाऊं। ये लो भाई, अब मुझे बताओ कौन यूनिक है। R1 की मैं बात कर रहा हूँ। R1 के सारे एलिमेंट्स देखो, सबके x चेक करो पहले। यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ -2 है, यहाँ 2 है। क्या R1 फंक्शन है या नहीं? यस, R1 इज़ अ फंक्शन। क्या लिखेंगे R1 के बारे में? यस, इट इज़ अ फंक्शन। पूरा लिख देता हूँ, इट इज़ अ
फंक्शन पूरा लिख देता हूँ, चलो फंक्शन, ठीक है। R2 के बारे में किसकी क्या राय है? 3, 4, 5, 6 क्या देखना है? सिर्फ x देखना है, सही है। 3 था, फिर अगले पे 4 हो गया, 3 नहीं रहा, फिर अगले पे 5 हो गया, फिर अगले पे 6 हो गया। x चेंज होता जा रहा है सबका, y को तो देखना ही नहीं है, सिर्फ x को देखो। डोमेन यूनिक होनी चाहिए। R2 फंक्शन है, यस पूरा लिख दो। R3 का बताओ कोई, क्यों? 4, 4 2 दफ़ा आ गया सर x पे 4, ठीक है। काश यहाँ 4 ना आता, कुछ और आ जाता जो रिपीट नहीं होता, हम लिख देते फंक्शन होता, लेकिन अभी फंक्शन नहीं है। R3 नो, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। आज के क्लासवर्क में भी कुछ इसी किस्म का सवाल आने वाला, फंक्शन है या नहीं, सिर्फ x और y देख के बताना है। R4 में क्या है? 7, 18 माइनस 11 9, यस इट इज़ अ फंक्शन, अ फंक्शन, ठीक है, यस है। ये करना था, लिख दिया। अब ज़रा चलते हैं अगले सवाल पे। इनपुट दे के आउटपुट मांगेगा, हाँ ये लो भाई, इनपुट दे के आउटपुट पूछ रहा है, और इस बार इसने फंक्शन f(x = 3x) नहीं दिया, इस बार दे दिया f(x = √x), यानी कि अंडर रूट के अंदर x की वैल्यू चेंज करते जाओ और जो है अपने आउटपुट निकालते जाओ। यहाँ से जो भी वैल्यू रखोगे उसके आउटपुट निकालने, लेकिन वैल्यू कैसे रखनी है? r+ पॉजिटिव रियल नंबर रखना है, और उसका आंसर जो आएगा आउटपुट का वो पॉजिटिव, वो रियल नंबर में आएगा। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, रियल नंबर दोनों होते हैं, सही है। प्लस का 3 भी रियल नंबर है, माइनस का 3 भी रियल नंबर है, ठीक है। तो इसने रिजल्ट में कहीं भी प्लस या माइनस की साइन नहीं दी, इसका मतलब रिजल्ट 2 आ सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा समझना इस बात को, ये बहुत गहरी बात इसने यही बता दी कि ये फंक्शन है या नहीं, यहीं से पता लग रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके बताऊंगा ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? इसने बता दिया कि भाई ये वैल्यूज़ जो है ना 2 आ रही हैं या 3 आ रही हैं, माइनस भी तो बन रहा है, बताएंगे, अभी बात करेंगे, अभी जल्दी नहीं कर रहा, टाइम बहुत है। सबसे पहले कुछ वैल्यूज लिखना चाह रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने। पहले तो एक स्केच बना दूँ, डोमेन जिसको मैं x बोलता हूँ, बीच में फंक्शन लगा हुआ है f का, और उसके बाद रेंज पे हम चले गए f(x), ठीक है। डोमेन की मैं कुछ अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज रख रहा हूँ, और मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर रेंज क्या बन जाती है, ठीक है। पहले मैंने जो फॉर्मूला हमारे पास था, फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए रफ वर्क में चला गया जल्दी से। f(x) = √x, ठीक है। मैंने ऐसे ही रैंडमली, मुझे ये पता लगा कि भाई आपको जो इनपुट की वैल्यू देनी है ना, वो पॉजिटिव रियल नंबर देनी है। मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर रख दिया अंदर, मैंने रख दिया f(9) √9। आंसर निकालो इसका, 3। शाबाश, क्या ये बात सही साबित हो रही है कि हाँ सर पॉजिटिव रियल रखा है, आंसर तो 2 आ गए। आंसर जब 2 आ गए हैं, एक पॉजिटिव का आ गया, एक नेगेटिव का आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? आपने इनपुट क्या करा है? 9। इनपुट को इनपुट पे लिखो x में 9 के आउटपुट के रिजल्ट कितना है? +3 -3, एक बार +3 एक बार -3, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। अब सुनते जाना, जिन बच्चों ने यहाँ पिक कर लिया बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी भी पिक नहीं करा और वो वेट कर रहे हैं कि हम सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट बनाने शुरू कर दो दिमाग में। 9,3 9, -3 9 रिपीट हो गया, फंक्शन नहीं है, सही है, समझ में आ रहा है कुछ? अब अगले पे चलो ज़रा। एक पे टेस्ट नहीं होता ना, यही तो मसला है, 2-3 एलिमेंट पे टेस्ट होता है, और ये सारे टेस्ट हमें नहीं दिखाने, हमें सिर्फ बताना है इज एफ अ फंक्शन और नॉट। सिर्फ एक लाइन में आंसर देना है, नो इट इज़ नॉट अ फंक्शन या यस इट इज़ अ फंक्शन। अगर फंक्शन होगा तो पूरा लिखेंगे कि इट्स डोमेन इज़ यूनिक, अगर फंक्शन नहीं होगा
तो पूरा लिखेंगे इट्स डोमेन इज नॉट यूनिक। ठीक है, बस अब यहाँ ज़रा एक और टेस्टिंग कर लो। अगला एलिमेंट मैंने रखवा दिया 16 रखो ज़रा, प्लस माइनस 4, 16 रखने पे +4 और -4। अब कोई बच्चा जिसे अभी भी समझ में नहीं आया भाई सॉल्यूशन सेट बना लो, अब तो तुम्हें आ जाएगा कि 9 पे +3, 9 पे ही -3 और 16 पे +4 और 16 पे ही -4। अब बच्चे ने और किया सब 9 रिपीट हो रहा है। मैंने बोला बेटा वही तो बता रहा था मैं ऊपर भी। ठीक है, बच्चा अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि सर देखें 16 रिपीट हो रहा है। हाँ भाई ठीक है, हो रहा है। तो लिखेंगे क्या, ये पूरा पेज हमने भर दिया। इतनी वर्किंग नहीं मांग रहा वो, वर्किंग ऐसे ही होगी, वर्किंग सारी ऐसे ही होगी, वर्किंग एक्यूरेट है। वो मांग क्या रहा है, वो मांग रहा है इट इज फंक्शन और नॉट। सिर्फ ये सवाल आया आपके सामने, आंसर दे दो भाई इसका, एफ इज नॉट अ फंक्शन। बस आंसर, एज डोमेन इज नॉट यूनिक, खत्म। ये लिखना था बस आंसर, एक लाइन लिखनी थी आंसर। ये पूरी इसने वर्किंग नहीं मांगी, लेकिन ये वर्किंग के बगैर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट एक सवाल में ये वर्किंग उतार लेना ज़रूर, बड़े काम की वर्किंग है। एक में 2 में उतार लेना या पूरा लेक्चर कॉपी कर लेना, ठीक है, मर्जी तुम्हारी, लेकिन अगर वर्किंग उतार लो तो अच्छी बात है। क्या हुआ, MCQs में ही आता है ज़्यादातर, शो डैट करके अगर पूछ लिया तो प्रूफ कर देना भाई। कोई चीज़ अगर शो डैट में पूछ ली जाए, अभी नहीं आ रही इस क्लास में, लेकिन अगली क्लासेस में आएंगे वो सवाल। अच्छा ठीक है, ये ऐसे ही बता देते हैं, लेकिन ये ऐसे ही वाला है नहीं ना, ये करके देना पड़ेगा। ये ऐसे ही वाला फंक्शन मैं रखा नहीं, पहले वाला था ऐसे ही, ये वाला ऐसे ही नहीं है। क्या फ़र्क आ गया, पॉजिटिव रियल से पॉजिटिव रियल आउटपुट, इनपुट भी पॉजिटिव आउटपुट भी पॉजिटिव। ठीक है, हाँ, तो वही ये जब भी मैं लाइन बोलता हूँ एक और लाइन याद आ रही थी, सेल्फ में भी गन, डिफेंस में भी गन। तो ठीक है बहरहाल, लेकिन आगे शेयर नहीं करेंगे हम सोल्यूशन। चलो भाई, डोमेन एक्स है, फंक्शन एफ का लग रहा है, रेंज हमारे पास आ गई, इसको हम एफ नाम दे देते हैं या वाई नाम दे देते हैं। एक गोला इसका बना दिया, एक गोला इसका बना दिया हमने जल्दी से। चलो भैया अब ज़रा वैल्यू लगा दो कि √x, ये बोल रहा है इस बार आप जो भी वैल्यू रखो उसकी पॉजिटिव वाली वैल्यू रखना। ठीक है, हमने वही वैल्यू रखी है अपनी पुरानी वाली, f(x) = √x। पहली वैल्यू रखवा दो ज़रा, 4 रखवा दो। चलो 4 पे क्या आया, +-2, सही है, लेकिन हमें कौन सी रखनी है, सिर्फ +2 रखनी है। हमने नेगेटिव वाले को बोला नहीं भाई अल्लाह हाफिज़ चले जाओ, हमारे पर रिस्ट्रिक्शन लगी है, हमने बिरादरी से निकाल दिया तुम्हें, निकलो। ठीक है, 4 पे आया 2। ठीक है, अब ज़रा अगला लिखवाओ, f(9) पे +-3 आ रहे थे, हम प्लस का 3 लिखेंगे बस। ठीक है, 9 पे 3, ये बन रहा है, ये बन रहा है। एक और टेस्ट कर लो भाई, 25 पे +-5 बन रहे हैं, तो प्लस का 5 लिखा, बन रहा है भाई, सीधा सीधा फंक्शन बन रहा है। सीधी एक जुमला लिख दो इसका, यस एफ इज अ फंक्शन। हाँ, और पूरा लिखना है, एज डोमेन इज यूनिक। ठीक है, एक्स की सारी वैल्यू यूनिक है, कहीं रिपीट नहीं हो रही। कोई बच्चा इसका सॉल्यूशन सेट भी लिख के चेक करना चाहे कि भाई सबसे कहीं गलती ना हो गई हो, कोई वैल्यू एक्स की रिपीट ना हो जाए, भाई करना जाओ कर लो, रिपीट नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ, तो बहरहाल अब चलो आज के आखिरी सवाल पे आ जाता हूँ। आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या 5 के खिलाफ क्या, कर्व के ग्राफ अभी नहीं आएंगे, हाइपरबोला बनवाऊंगा बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सब बनेंगे, सारे सवाल करेंगे हम जब चैप्टर पे आएंगे। चलो भाई, एक सवाल तुम्हारे सामने लिख दिया हमने, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास एंड x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, gx, वो जो बच्चा बोल रहा था सर हम gx नाम देते, आ गया खुद ही लिखा हुआ कि gx represent their marks in the last test
इस जी या फंक्शन और नॉट, ये बताना है कि जी फंक्शन है या नहीं। या तो अक्कड़ बक्कड़ करके लिख दो, वो तो बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी है या तो सही होगा या गलत होगा, गलत होने का चांस है। या फिर थोड़ा सा मेहनत कर लो और क्या कर लो कि भाई जी ऑफ एक्स के सॉल्यूशन सेट मुझे सॉल्यूशन सेट बनाने, और उससे मुझे पता लग जाएगा कि फंक्शन है या नहीं। लेकिन सॉल्यूशन सेट कैसे बनेंगे? अगर मैं डोमेन एक्स रखूं, बीच में फंक्शन लगा दूं एफ वाला, और रेंज वाई रख लूं, वाई यानी कि एफ एक्स रख लूं, एफ एक्स नहीं, यहाँ हमने जी एक्स नाम दिया है, ये लो भाई जी एक्स रख लो, फंक्शन जी का लगा दिया, ठीक है। तो जी एक्स क्या आ जाएगी हमारे पास? एक बच्चे का नाम मैं रख दिया फैज़ान, ये क्लास का स्टूडेंट है हमारी फैज़ान, दूसरी बच्ची ज़ारा, फिर तीसरा वसी, ये 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है। पहले बच्चे के नंबर आ गए, क्या इसने कोई लिमिट शिमिट दी है कि नंबर क्या आ सकते हैं क्या नहीं, किस किस के दरमियान में रहना है? कुछ नहीं बोला, अपनी मर्ज़ी से नंबर दे दो, अपनी मर्ज़ी से नंबर दे दो भाई। फैज़ान के आ गए 13 नंबर, ठीक है, 36 आ गए सबके, वाह भाई वाह, ठीक है 13 नंबर। और वासिफ नाम कर दो इसका, क्या 20 कर लो, चलो अब सुन लो भाई, कर रहा हूँ। फैज़ान के आ गए 20 नंबर, ज़ारा और वासिफ के आ गए 13 नंबर, ठीक है। अगर हमने ये काम कर दिया कि ये एक रिज़ल्ट हमारे सामने आया हुआ है जो हमने लिख दिया, अब इस रिज़ल्ट के हिसाब से मुझे ज़रा ये बताओ कि इतना तुम लोगों को मैं उलझा रहा हूँ, अभी तक कोई नहीं चिल्लाया कि सर ये फंक्शन है या नहीं? नहीं है? है? कैसे? नहीं है? जब भी इंसानों की बात आ जाए, जानवरों की भी बात आ जाए, तो भी हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, ठीक है। अब जरा लिखो, एक्स को कहाँ लिखते हैं? फैज़ान, कॉमा 20, ज़ारा, कॉमा 13, वासिफ। अब ज़रा सुन लो ध्यान से बेटा, बस 2 मिनट खामोशी चाहिए मुझे, अभी 2 मिनट में समझा दूंगा क्या करना चाह रहे थे हम। हमने सारे नाम वगैरह लिख दिए, हमने सॉल्यूशन सेट लिख दिया, एक्स वाले एलिमेंट एक्स की जगह, वाई वाले एलिमेंट वाई की जगह, ठीक है। यहाँ जाके हमें होश आ रहा, हम इतने यानी कि ढीठ बन गए कि हमें पहले पता ही नहीं लगा कि इंसान के बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। फैज़ान, ज़ारा, वासिफ इंसान है, हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है, सेम तो है ही नहीं। सही, बच्चा बोला नहीं सर अगर नाम बोला है या, तो मैं बोला भाई सवाल में दिखाओ कहाँ बोला है नाम, कहीं लिखा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट। चलो 2 नाम सेम हो लिए, मान लिया, 2 जुड़वा भाई है मान लिया, लेकिन भाई फिंगरप्रिंट तो अलग होगा। ठीक है, मेरे घर में छोटा सा एक बिल्ला है, अब तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया, जस्टिन नाम रखा हुआ हमने उसका, उसकी भी नोज प्रिंट है। ठीक है, ये जानवरों में फिंगरप्रिंट नहीं होते, उनमें नोज प्रिंट होते हैं। सही है, नोज प्रिंट हर जानवर का अलग होता है, एक बिल्ली है दूसरी बिल्ली से अलग होगा उसका नोज प्रिंट, वो ट्रेस होते हैं ऐसे। ठीक है, ये अल्लाह पाक ने बनाए ऐसे ही हैं क्रिएचर सारी। ठीक है, तो सब में डिफरेंसेस रखे हैं। तो ये तो पहले ही हमें पता लग गया कि जब सेट ऑफ स्टूडेंट आ गया, हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अलग होगा, और स्टूडेंट अगर आएगा तो टेस्ट के नंबर आएंगे ना, तो स्टूडेंट टेस्ट देने ही नहीं आएगा, टेस्ट के नंबर ही नहीं आएंगे। यानी कि ये इनपुट है, स्टूडेंट का होना इनपुट है। स्टूडेंट जब एक्स पे आ गया, इसका मतलब है फंक्शन है भाई, कभी सेम ही नहीं हो सकते, सारे स्टूडेंट अलग 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 आते रहेंगे। चलो ये ज़ारा जबीन है, वो ज़ारा कुछ और हो जाएंगे। ठीक है, नाम चेंज हो सकते हैं लेकिन डिफरेंसेस होंगे। डोमेन इज नॉट यूनिक, आंसर क्या लिखूं? सॉरी, डोमेन इज यूनिक है भाई। यस, जी इज अ फंक्शन, एस डोमेन इज यूनिक। समझ में आया यहाँ तक? क्लास एंड हो गई अब आज की, लेकिन 1 मिनट एक चीज़ और सुन लो यार, जाते जाते रियल नंबर्स के बारे में कुछ जानकारी ज़रूरी। ठीक है, कुछ ज़रूरी
मालूमात। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये होते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। इन दोनों को कहते हैं मिला के, इन दोनों को कहते हैं कि भाई ये होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर के अंदर रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। रेशनल कौन से हैं? उनको क्यू से रिप्रेजेंट किया, सेट क्यू लिख दूँ मैं, क्यू के एलिमेंट लिख रहा हूँ, पॉजिटिव भी लिखता हूँ, नेगेटिव भी लिख दिया, फ्रैक्शन भी लिख दिया, -3/4 भी लिख दिया, 22/7 भी लिख दिया, और बच्चे को फिर बता दिया कि भाई 22/7 पाई नहीं होता। ठीक है, पाई की वैल्यू का रट्टा लगा के आया मैट्रिक्स से, ये पाई नहीं होता। ठीक है, ये एक रेशनल वैल्यू है। क्यू स्टैंडर्ड है रेशनल का। ठीक है, और इरेशनल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इरेशनल के लिए R-Q। अगर आप रियल नंबर्स में से, रियल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, अगर हम उन तमाम रियल नंबर में से रेशनल वाले माइनस करवा दें तो जितने बचेंगे इरेशनल बचेंगे। इरेशनल तो बताने। ठीक है, आर में से अगर क्यू माइनस रेशनल माइनस करवा दोगे तो जो बच गए वो इरेशनल है। मिसाल दो, √5 पाए, पाए एक रेशनल वैल्यू है, इरेशनल वैल्यू है सॉरी। √2 बेटा √2 के बाहर है माइनस। ठीक है, अगर अंदर माइनस आ जाता तो आयोटा बन जाता, डेसिमल आ सकता है 4, 6, 4, 8 वगैरह वगैरह, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये चीज़ें आज समझानी थी। आज की क्लास यहाँ पे हमारी ओवर है। ठीक है, अब तुम्हें लेक्चर मिल रहा है और आज का क्लास वर्क स्टार्ट कर दो, आज चेकिंग पूरी होगी। ठीक है, थैंक यू बेटा।